तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला वगैरह मेंस्ट्रुएशन का मैंने पढ़ा दिया था कल आप लोगों को, ठीक है, जो लोग अब्सेंट थे। ठीक है बेटा, आप लोगों ने होपफुली वीडियो कोर्स देखा होगा, और वीडियो कोर्स जो है अभी 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो याद रखिए, 3 दिन के बाद जो है उसको प्राइवेट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ जो है आपको 2 से 3 दिन के बीच में जो उसको देख लेना है फटाफट। ठीक है, तो बेटा ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े थे हमने, फिर स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा था। स्केलेन ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे हमें हाइट की जगह पे जो है साइड्स गिवन होती है। फिर इसके बाद में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा था और क्यों ऐसे फॉर्मूले होते हैं ये पढ़ा था। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल को जो वेल डिस्कस किया था हमने कि इससे कैसे फास्ट में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर अभी जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल जो हमारा छूट गया था, और वो है बेटा आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, कोई बता सकता है मुझे आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में? आइसोस्केलस ट्रायंगल का नॉलेज है किसी को आप में से? आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल? टू साइड सेम होते, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा, जिस फॉर एग्जांपल ट्रायंगल के 3 साइड सेम होते हैं उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन जिस ट्रायंगल के बेटा 2 साइड सेम होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, और ये होता है बेस। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल भी जो है, ठीक है, इसमें जब मैं एक बीच में से मतलब मीडियन डालता हूँ तो ये एग्जैक्टली जो है बीच में काटता है, ठीक है, इसके बेस को, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में काटेगा, तो इसको हम बोलते थे बेटा हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये भी b/2 है और ये भी क्या है, b/2 है। हाँ, अगर ये वाला आइसोस्केलस ट्रायंगल बेटा ये और ये a के बराबर, यहाँ पे ये b के बराबर, और तुम अगर यहाँ पे अगर ऐसा डालते मीडियन तो बेटा ये इक्वली नहीं कटता। ठीक है, क्योंकि ये अनइक्वल टाइप से कटेगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो है, ठीक है, हम बात करेंगे एरिया की। तो एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल जो होता है बेटा, वो हमेशा आपको पता है कि हाफ इंटू, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर आपको बेस गिवन है और गिवन क्या है, आपको हाइट गिवन है। ठीक है, लेकिन जानबूझ के जो है वो आपको हाइट और बेस एक साथ नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए जो हमको इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इफ इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होते हुए दिख रहा है, तो ये है b/2 और ये क्या है, ये a है और ये क्या है, h है। ठीक है, तो हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो बेटा h इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये होता है बेटा एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, किसी को पता नहीं होगा तो याद रखो ये है एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसको और मॉडिफाई करके लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो इसको अच्छे से। एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू, अगर मैं इसको अच्छे से कैंसिल करूँ, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बी अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए, ये एक ही है, बस इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का जो है एरिया है। पैरामीटर की तो बात ही मत करो, पेरीमीटर तो आपको पता ही है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, a प्लस जो है b हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, समझ गया सभी लोगों को? ठीक है, फिर इसके बाद में जो है हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था, फिर सेमी सर्कल पढ़ाया था मैंने, फिर सेक्टोरियल एरिया ऑफ द सर्कल पढ़ाया था। फिर सर्कल में बेटा ये बात तुमको बताई थी कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर जब रहता है तो आपका सर्कमफरेंस 44 सेंटीमीटर रहेगा और आपका एरिया 154 रहेगा। एज पर दिस, ठीक है, आपके चेंजेस करते जाना है आपको अगर फास्ट में सॉल्व करना है सवालों को। ठीक है, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ा था, अब जो है थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। डायग्राम कोई पहचान सकता है इसको क्या बोलते हैं? बोलो इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है, ठीक है, बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो बेटा इसको मैं बोलूंगा पैरेललोग्राम। इसके ऊपर सवाल नहीं आएंगे फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम।
ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं इसको बोल दूं फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए है, तो बेटा ये बी है, तो ये बी है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ से एक हाइट डाल दूं, ठीक है, एच एच नाम की अगर मैं हाइट डाल दूं, तो बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ये बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा है, बस रेक्टेंगल को क्या किया हमने, टिल्टेड फॉर्म में लिखा। और मैंने क्या बोला था तुमको, एरिया निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है। कौन सी, एक हाइट की, है ना, एक हाइट की जरूरत है जो कि परपेंडिकुलर गिरा है किसके ऊपर, बेस के ऊपर। तो बेटा ये दो चीजें जहाँ पे होती है वहाँ पे एरिया ऑटोमेटिक आ जाता है। एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। इसकी अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा बेटा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा है। रेक्टेंगल में क्या होता है, बेस इंटू हाइट की जगह होता है लेंथ इंटू बेस, जो है ना, बेस इंटू लेंथ जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इतना ही होता है, इसमें कुछ है नहीं अलग सा, ठीक है। इसके बाद की डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, ठीक है, रोम्बस जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये ए है, ये ए है, तो ये साइड भी सारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि रोम्बस में जो ये जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, रोम्बस में ये जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो है बेटा एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो है रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा d1, एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका d1 और ये हो जाएगा आपका d2, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैं आपको हमेशा से एक ही बात बता रहा हूँ, जहाँ पे 90 डिग्री का पोजीशन आएगा दो लाइन के बीच में, वही दो लाइन क्या होती है, एरिया के लिए जो है जिम्मेदार होती है। इसलिए देखो यहाँ पे एरिया के फॉर्मूला में देखो आपको ऐसा आएगा d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो ये d1 d2 क्यों आया, क्योंकि बेटा ये एक d1 है और ये क्या है, ये d1 है, तो ये क्या है, d2 है, ठीक है। जहां जहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करने वाली लाइंस आती है वो एरिया निकालने के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बस। इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर जो है मेरे हिसाब से हो जाएगा 4 ऑफ ए, ठीक है। बोलो क्लियर है। लो पैरेललोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रोम्बस पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब जो है थोड़ा ट्रेपेजियम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको ऐसा डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे मेरी बातें, अगर आप इसको फॉर्मूला है करके ऐसे ऊपर ऊपर जाने दे रहे हो तो शायद आपके दिमाग में ना घुसे, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली मेरी बातों को सुना है तो बेटा एक भी फॉर्मूला आपसे जो है दूर नहीं है, ठीक है। सारे फॉर्मूले जो आप बहुत ही प्रॉपरली समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखो अब हम इसकी बात करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये बहुत ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, इनको बस थोड़ा थोड़ा याद रखो, फॉर्मूले वाइज याद रखो, ठीक है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड जो है पैरेलल होती है। ये साइड पहले से ये ए और बी, बेटा ये साइड पैरेलल है और ये जो है सी ओ डी इनको नाम देता हूँ। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये दोनों साइड, ये वाली जो दो साइड है, ये दो साइड इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों साइड तो कंफर्म पैरेलल होंगी, ये 100% पैरेलल होंगी, लेकिन बेटा ये दोनों साइड जो है इक्वल होना कोई कंफर्म नहीं है। आप इसको भी जो है ट्रेपेजियम बोल सकते हो, इसको जो ट्रक के शेप का दिखता है ना, इसको भी आप ट्रेपेजियम बोल सकते हो, समझ रहे हैं। आप इसको भी ट्रेपेजियम बोल सकते हो ऐसा, ठीक है, आप इसको भी ट्रेपेजियम बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का जो है स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें बस दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बाजू बाजू के साइड जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम पढ़ लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब हाइट बोला है तो यहाँ पे हाइट तो डालनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पे हो जाएंगी ये हाइट,
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट मतलब एच, तो ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। बोलो समझ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अभी जो है मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए ऑलमोस्ट। फॉर्मूले में हमने एक लेक्चर ले लिया पूरा एक फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दिक्कत जानी चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में जो है सॉल्व करने लायक टॉपिक है ये, मतलब किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो इसके ऊपर के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला रटना होता है। अगर आपको फॉर्मूले रटे हुए हैं आपके तो आप ऑटोमेटिकली हर सवाल को सॉल्व कर लोगे इस टाइप के। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते इनके ऊपर। ठीक है, कोई भी एग्जाम दो इनके ऊपर हमेशा आसानी सवाल आएंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया ट्रेपेजियम पढ़ाया, इसके पहले जो मैंने आपको पैरेललोग्राम या रोम्बस पढ़ाया, तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर के सवाल जो है ना एसएससी पैटर्न में आएंगे, एसएससी या रेलवे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जनरली जैसे बैंकिंग जैसे एग्जाम में, एमबी जैसे एग्जाम में उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम जो है छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी मैंने अभी तक का कंसेप्ट पढ़ाया है उन सभी का यूज करके जो है पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप दिमाग लगाओ कि ये फॉर्मूला कहाँ कौन सा लगेगा इसमें, और सब लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी आप ट्राई करो। करो कमेंट में करो आंसर। वन नाइन टू जीरो आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो जिन बच्चों को समझ गया है ठीक है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ रहा है वो प्रॉपरली समझो। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान दो, सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। देखो एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसे मैंने भी बना दिया है आप लोगों के लिए। तो बेटा जो है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है, और इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो है हमें डायमेंशन है, एक डायमेंशन है 40 मीटर। ठीक है, एक साइड जो है 32 मीटर की है और एक साइड जो है 24 मीटर की, हमें ऐसा डायमेंशन गिवन है। और बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, अब ये है क्या देखो, जैसे आप कहीं पे भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड खरीदने जाते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा जाते हैं ना लैंड खरीदने के लिए, तो वहाँ पे होता क्या है, वो आपको जो एक रेट बताता है कि भैया इतने इतने रुपीस का लैंड है। फॉर एग्जांपल मान के चलो 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का बेटा लैंड है, किसी ने आपको बता दिया, आप कहीं पे चले गए और वहाँ पे बोला कि 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का लैंड है, तो बेटा आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, कितना कॉस्ट लगेगा अब उस लैंड को खरीदने के लिए, डिपेंड किसके का ऊपर करेगा कि उस लैंड का एरिया कितना है ना, उस लैंड का एरिया कितना है, ये जब आपको पता रहेगा तभी तो आप बताओगे ना कि आपको कितना पैसा देना है सामने वाले को। आपको किसी ने बोला कि बेटा 100 रुपये जो है प्रति स्क्वायर फीट जो है क्या है लैंड का जो है कॉस्ट है, और उसमें जो है बेटा फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया आपको खरीदना है, तो ये एरिया पता लगेगा तभी तो आप उसको फुल कॉस्ट दोगे। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एक लैंड के जैसे समझ लो। तो बेटा एक यहाँ पे ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है। अब इस ट्रायंगुलर फील्ड का हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। जब मुझे इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया पता लगेगा तब मैं उसको बताऊंगा कि पूरा कॉस्ट कितना लगेगा प्लगिंग का, अगर हमको फॉर एग्जांपल 5 रुपए प्रति मीटर, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने बोला है रेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे तो तीनों साइड अनइक्वल है, तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर मतलब कितना होता है 40 प्लस 32 प्लस कितना 24 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ सभी से, तो बेटा यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, ऐसा कर दो तो यहाँ पे आएगा 48 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है 48, तो इसका यूज करो, यहाँ पे लिखो 48 इंटू, बेटा यहाँ पे ए मतलब क्या है, कोई तो भी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। ए मतलब क्या होता है 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 48 माइनस 32 16 हो जाएगा, और 48 माइनस 24 जो है 24 हो जाएगा। अब जब कोई भी नंबर रूट में होता है तो हमेशा ट्राई करो कि उसी टाइप के दो नंबर आपको दिखे रूट के अंदर, ताकि आप एक नंबर बाहर निकाल सको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 24 2 ज़ा 48। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ बेटा 8, और 16 को लिख सकता हूँ, देखो मैं 16 इंटू 24। ठीक है, आप खुद ही समझो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 24 है और यहाँ पे भी 24, मतलब 24 बाहर निकल गया। यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 और यहाँ पे भी 16, मतलब 16 भी बाहर निकला। 24 इंटू 16 क्या था भाई, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, 20 है ना, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट कौन सा नंबर है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से बेटा 16 गए तो कितने रहेंगे, 400 में से 16 गए तो 384, मतलब कितना आएगा 384 मीटर स्क्वायर। ये जो है इतना एरिया आ गया 384 मीटर स्क्वायर। अब 384 मीटर स्क्वायर अगर आपका एरिया है, इतना एरिया है, मतलब इस फील्ड का जो एरिया है वो कितना है 384 मीटर स्क्वायर। अब 384 मीटर स्क्वायर की बेटा जमीन को आपको प्लगिंग करना है, कितने के रेट से 5 रुपए के रेट से, तो कितना पैसा लगेगा, तो 384 इंटू 5 कितना लगेगा, 384 इंटू 5 रुपीज इतना लगेगा, इतना टोटल पैसा लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 1920 रुपीज। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ क्या। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करो इसको, करो फटाफट सभी लोग। ठीक है, 616 आंसर आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं।
क्या लिखा है देखो, अ सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। अ सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है आपको पता है, सर्कल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा बोला गया है। ठीक है, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 एंड 26, मतलब बेटा रेक्टेंगल की साइड जो है 18 और 26 ऐसा गिवन है। तो हमको पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो बहुत ही फास्ट में निकाल सकते, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब हमको यहाँ पता है कि यहाँ पे आएगा 2 × 22/7, ठीक है, इंटू आर इंटू 2 इंटू बेटा 18 + 26 कितना होता है, ऐड कर लो एक साथ, तो 18 + 26 हो जाएगा मेरे हिसाब से 44 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक बात देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समझदार हो यहाँ पे तो मैं एक चीज तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, ध्यान दो। ठीक है, देखो अगर मैं बेटा तुम्हारे को ऐसा बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि बेटा ये जो है 2 पाई आर है ना, ये 2 पाई आर, मेरी बात सुनो अच्छे से। अगर बेटा ये 2 पाई आर है तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 88 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन मुझे पता है कि आर की वैल्यू जब 7 रहती तब 44 आता वैल्यू, लेकिन आर की यहाँ पे 88 है, मतलब बेटा आर की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और जब बेटा आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, मतलब ये 7 का 2 टाइम्स होगा, 7 का 2 टाइम्स होगा, तो आंसर क्या होगा, 154 का 2 का स्क्वायर। तो 154 × 2 का स्क्वायर मतलब 154 × 4 हो जाएगा, 15×4 = 60, और 4×4 = 16, तो 616 आएगा आंसर। ये कैसे किया मैंने, तुमको समझ रहा है क्या, मैंने कल सर्कल का कंसेप्ट पढ़ाया था, आपको याद है, सर्कल का कंसेप्ट पढ़ाया था। सर्कल के कंसेप्ट में क्या पढ़ाया था, अगर हमारा सरकमफेरेंस सर्कल का अगर 88 है तो हमारा रेडियस 14 आएगा, और रेडियस अगर 14 है तो 14 जो है 7 का 2 टाइम्स का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आएगा, 154 × 2 स्क्वायर। ऐसा तुम रट चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे हो तो कोई बात नहीं, जैसे वैसे भी आंसर निकल ही जाएगा। ठीक है, अगर तुमने ऐसा नहीं भी किया है, अगर ये समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो बेटा नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L + B। यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 18 + 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 44। ये जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू देखो 14 आ गई। अब ये आर की वैल्यू यहाँ पे जो 14 निकालने के लिए हमने मेहनत की है, ये हम डायरेक्ट जज भी कर सकते थे हमारे वो वाले मेथड से जो हमने सर्कल में आपको पढ़ा दिया है। अब बेटा एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो अब तुम वही डबल से करोगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 14 × 14। तो बेटा ये 7 का 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा कितना, 22 इंटू कितना हो जाएगा 28, दिस इज नथिंग बट 11 × 56, और 11 × 56 मतलब होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको समझ रहा है ये चीज, अगर ये वाला कंसेप्ट समझ गया 154 × 2 स्क्वायर वाला, तो तुम इससे आंसर बहुत फास्ट में निकाल सकते हो, जो मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है। ठीक है, स्पेशली सर्कल वाले कंसेप्ट में। देखो इसके ऊपर सोच के देखो पहले मेथड पे, चलो इसको सॉल्व करो। बताओ क्या आएगा इसका आंसर।
कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है वो रहने दो। क्या बोला था देखो, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ब्रीथ जो है रेक्टेंगल की वो हाफ है उसके खुद के लेंथ के। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर देन द एरिया इज इंक्रीज बाय 100 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेटा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसे कोई रेक्टेंगल है ये, ठीक है। इस रेक्टेंगल का फॉर एग्जांपल ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, ठीक है। तो इसके कारण जो है बेटा एक एरिया हमको मिल रहा था, है ना, इसके कारण हमको एक एरिया मिल रहा था ए, ठीक है, एरिया मिल रहा था हमको ए, ठीक है। तो ये एरिया मिल रहा था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जो है रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना उसको डिक्रीज कर दिया, मतलब लेंथ बेटा थोड़ा कम कर दिया, और ब्रीथ को बढ़ा दिया, मतलब ब्रीथ को ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसा करने के कारण क्या हो गया, ऐसा करने के कारण क्या हो गया कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो एरिया है वो 100 से बढ़ गया, मतलब एरिया जो पहले ए था उसमें अभी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 100 का। क्यों? क्योंकि मैंने लेंथ को 5 से कम कर दिया और मैंने ब्रीथ को जो है 5 से बढ़ा दिया। तो आपको ये पूछा गया है इस सिनारियो में कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो चीजों को। तो मुझे एक बात पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अगर मैं जब ए लिखता हूँ बेटा, ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेकिन बेटा लेंथ को जो है हमने घटाना है, मतलब एल को 5 से कम कर देना है और ब्रीथ को जो है 5 से बढ़ा देना है। चलो मैंने कर दिया। तो इसके कारण क्या हो गया कि ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, तो ये एरिया जो है 100 से बढ़ गया। ये एरिया कितने से बढ़ गया, 100 से बढ़ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एरिया प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एल इंटू बी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 5L, माइनस क्या हो जाएगा ये 5B, और ये हो जाएगा -25, ठीक है। इस तरह से आपको इक्वेशन दिखेगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो ए है ये किसको बिलोंग करता है, ए की वैल्यू किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब बेटा ये ए जो है इस लेंथ इंटू ब्रीथ को कैंसिल कर देगा। ये समझा गया तुमको, बताओ। ये जो एरिया ए है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रीथ के बराबर है। तो यहाँ पे भी तो लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो आया है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो बेटा यहाँ पे 5L माइनस 5B इसकी वैल्यू आ जाएगी 125। लेकिन हमको पता है कि ब्रेथ का ट्वाइस जो है ये लेंथ के बराबर है, मतलब लेंथ को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मैं इसको बोलूंगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। अगर बेटा ये 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ है तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितना, 5B, और 5B की वैल्यू आ जाएगी 125, जिसके कारण जो है B की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ठीक है, 25। अगर B बेटा 25 है तो बाय डिफॉल्ट लेंथ कितना है, तो लेंथ जो है डबल होगा उसके, है ना, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर ब्रेथ और लेंथ तुमको पता है तो तुम पेरीमीटर निकाल सकते हो, जो कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब कितना होता है, 25 प्लस 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 50, 75, मतलब कितना हो जाएगा, 150। तो 150 क्या है, मीटर। तो बेटा ये आपका आंसर है 150 मीटर। किसी ने भी शायद करेक्ट आंसर नहीं दिया है, आई थिंक 30 बोला है, तो 150 आएगा। बोलो समझा क्या, किसी को डाउट है तो पूछो, समझा कि जल्दी बोलो। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे समझा ये वर्ड ऐसा लिखते लिटरली चैटिंग में। हाँ हाँ, तो एक्चुअली कॉपी पेस्ट ही कर रहे होंगे। मैं अभी क्या करने वाला हूँ पता है कि वो एक ये लाता हूँ, थोड़ा सा दूसरा वाला जो है ना कॉर्ड लाता हूँ, उससे मतलब आपका आवाज आएगा अभी, मतलब आपका वॉइस चालू रहेगा तो भी चलेगा। आपको टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता होगा शायद। चलो इसको करो। मैंने कल एक चीज बोली थी आप लोगों को, अगर याद है तो, आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट बेटा ये सब निकालते आना चाहिए। शायद मुझे लगता है यहाँ पे स्क्वायर रूट का काम गिरेगा समथिंग। चलो इसमें नहीं गिरेगा, आने वाले सवाल में गिरेगा।
देखो बिना ऑप्शन का कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, फिर भी ट्राई करो, इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। 1040 आ रहा है, क्या बात है। चलो देखते हैं आंसर आता है क्या। क्या लिखा देखो, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई। ये बता दो गुना है, ट्वाइस है किसके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है खुद में ही दो गुना है ऑलरेडी, इसका लेंथ प्लस ब्रीथ का। ये बात समझो, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल दो गुना है बोला है। कुछ कुछ बच्चे जो ना इस 2 को मिस कर दिए होंगे, कुछ कुछ बच्चे घाई घाई में ऐसा लिख दिए होंगे 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। उनको लगा होगा अभी दो गुना तो पहले से क्यों और दो गुना लगा है। ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिसके कारण आंसर शायद गलत भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो इससे मैं क्या बोलूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा मैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू हो जाएंगी 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 तो है अंदर में। और इसके लेंथ के बारे में क्या बोला है, क्या लिखा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 40 है, ब्रीथ नहीं पता है मुझे। अच्छा, मुझे यहाँ पे आर मिल सकता है ना, मुझे आर कैसे मिलेगा, तो मुझे आर ऐसे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या है 5544 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5544। ये दोनों वैल्यू जो है पक्का 11 से कटेंगे, तो 11 से ये 2 बार कटेगा, तो ये 11 से कितने बार कटेगा, 11 से मेरे हिसाब से 5 बार कटेगा, 0 बार फिर 4 बार। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये और 2 बार कटेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगे बेटा 252 इंटू 7। ठीक है, 25 का 7 गुना होता है बेटा 175, और जो है 7 दूनी कितना होता है 14, तो मेरे हिसाब से 1764 आएगा ये आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हो जाएंगी अंडर रूट ऑफ 1764। ठीक है, लास्ट में 64 है, मतलब कोई ये नंबर कहीं ना कहीं प्लस 8 या -8 है। 17 है मतलब बेटा ये कहीं ना कहीं 50 के नियरेस्ट है, और 50 से जो है कम है, तो बेटा कितना आएगा 42। तो आर की वैल्यू आएंगी 42। ये कैसे आया मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 42। अब आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 42 प्लेस करूँ तो ये जाएगा 22/7 इंटू 42। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 40 प्लस ब्रीथ, तो ये होता है 7 6 42, और बेटा ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 66, और यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 26। अगर बी की वैल्यू 26 है तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अब तुमको खुद को पता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी थी 40 और ब्रीथ कितनी है 26, तो आंसर आएगा 1040, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 इंटू 26 को बेटा आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप इसको 80 इंटू 13 और 13 8 104। ठीक है, ऐसा 1038.94। ये क्या क्या आंसर दे रहे हो 2080। ऋतुजा निंबाळकर, खूप वर्षानंतर दिसत आहे बेटा तू। ठीक है, बरोबर, काही हरकत नाही। ठीक है, अगर आप गलत भी हो गया थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने
ये कितने लोगों ने ऐसे ही सोल्व किया था बताओ, कितने लोगों का बेटा, सच में बताना मुझे, कितने लोगों का आर का वैल्यू 42 आया था, सच में बताना। बहुत बढ़िया। ठीक है, आर का वैल्यू जो है बेटा 42 लाना है, लाया है आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को स्क्वायर रूट आता है। अब जो बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको स्क्वायर रूट प्रॉपरली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था ना आपको, स्क्वायर रूट बहुत काम की चीज है, तो ऐसा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करो। ये वाला आंसर जो है पॉइंट में आएगा, ठीक है, याद रखो, इस सवाल का आंसर जो है ना पॉइंट में है। मुझे उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक 270 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपरली, 270 या 273 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ तो भी आंसर है इसका। एक्चुअली ये वाला टॉपिक मैं ऑफलाइन बैच में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी कोई चांस ही नहीं है इसके बाद पढ़ने का ये टॉपिक, अब किसी बैच में नहीं होगा, ये ऑफलाइन में भी हो चुका है ये टॉपिक। 10 बजे का जो रेगुलर बैच चल रहा है मेरा, ठीक है, आप लोगों के लिए, उसमें भी ये हो चुका है ये टॉपिक ऑलरेडी। और जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है वो 10 बजे की बैच ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो 10:15 रहती है डेली, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। 1173.25 डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। टू 70.75 आया है डिफरेंस। आप जो आंसर दे रहे हो बेटा वो डिफरेंस नहीं है, वो मेरे हिसाब से रेक्टेंगल का एरिया बता रहे हो शायद आप, मेरे हिसाब से 173.25, 1173.25 आप शायद रेक्टेंगल का एरिया बता रहे हो मुझे। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। अच्छा, मतलब मेरा ही गलत हो रहा है। ओके ओके, 270 पॉइंट, अच्छा मैं आंसर ही एक्चुअली मुझे याद नहीं था प्रॉपरली, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो ट्राई करते हैं, मुझे लगा आंसर 270.3 समथिंग होगा, कोई बात नहीं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 114 मीटर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर आप सबको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, जो कितना है 1,444 मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब बेटा ए की वैल्यू कितने आ जाएंगे, 38 आ जाएंगे, 38 मीटर। ठीक है, ए की वैल्यू 38 आएंगे। अब 38 कैसे आती है आपको पता है, अंडर रूट वाले ट्रिक्स। अंडर रूट में क्या है बेटा, 1,444 है, लास्ट में क्या है 44 है, तो बेटा यहाँ पे 44 क्या है, 12 का स्क्वायर है, मतलब ये -12 या +12 होगा, कोई तो भी एक राउंड फिगर नंबर से। फिर हम देखते हैं 14 को, 14 जो है, ठीक है, ये 25 मतलब 50 का जो स्क्वायर है ना, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ये जो 25 है ना, इस 25 से बेटा ये 14 कम है, मतलब आंसर 50 में 12 कम है, मतलब 38, ऐसा पढ़ाया था मुझे याद है।
ठीक है। बाद में क्या लिखा देखो, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल का जो ब्रीथ है वो 1/4 है किसके, स्क्वायर के साइड के, मतलब ये 19/2 मीटर है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द ब्रीथ, तो लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 3 टाइम्स द ब्रीथ है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 19/2 है। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है फॉर एग्जांपल 19/2 का 3 टाइम्स, इंटू ब्रीथ कितना 19/2, इसको अच्छे से सॉल्व करते हो जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट करते हैं इसको, कितना आएगा, तो इसका कितना आएगा, 3 3 9, 6 3 81, कितना रेक्शन 3 का 3, कितने का 1083 ना, 1083 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका पॉइंट में आंसर निकालूंगा तो 4 दूने 8, फिर 28, 4 7 28, फिर 3 मतलब 4 0, फिर बाद में कितना आएगा 75, ऐसा आएगा कुछ तो भी। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमें पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस पूछा है मतलब क्या करना पड़ेगा, 144 में से कितना माइनस करना है, 270.75, इतना माइनस करना है। तो देखो ये जो पॉइंट पॉइंट वाली जो चीजें होती है ना, ये जो पॉइंट वाली चीजें होती है इसको बाद में माइनस करने का, पहले 270 माइनस कर लो 1444 में से। अब 1444 में से जो है 270 माइनस कर लो तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा मेरे हिसाब से 11। तो बेटा 1174 आएगा, 1174 में से अगर तुम 0.75 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सभी को क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है मेरे पास है, 1 मिनट। ठीक है, वो क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा दिख रहा है मेरे को ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान से पढ़ो उसको और जो है सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, होपफुली सब लोग पढ़ पा रहे होंगे, जिनको नहीं समझ रहा है, पढ़ते नहीं आ रहा है, वो मुझे पूछो क्या नहीं समझ रहा है उसमें। ठीक है, तो मैं जो है आपको पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया जो है 676 जो है क्या है, 676 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस फॉर्म वायर ऑफ अ सर्टेन लेंथ। ठीक है, तो बेटा एक वायर है जिसका लेंथ कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे एक स्क्वायर बनाया गया जिसका एरिया 676 मीटर स्क्वायर है। इफ अ रेक्टेंगल इज फॉर्म फ्रॉम द सेम वायर, अगर उसी वायर का यूज करके, उसी वायर का बेटा जितना लेंथ का वो वायर है उतना ही वायर का यूज करके अगर मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म करूं,
ठीक है, तो उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा अगर उस रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है 55.55% कम है उस रेक्टेंगल के लेंथ से। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो करो, इसको सॉल्व करो। बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, सोचो क्या हो सकता है इसके अंदर। थर्टी टू आ रहा है। क्या बात है, 32 आई थिंक करेक्ट आंसर है इस सवाल का। नहीं, गलत है 32 गलत आंसर है। थर्टी सिक्स करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो सब लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक बहुत ही सिंपल से लॉजिक से सवाल बना हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, बेटा ये वायर है एक, ठीक है, इस वायर से जो है मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक तो बेटा स्क्वायर बनाने वाला हूँ पहले, ठीक है, जिसका मुझे एरिया पता है, और इसी वायर का यूज करके जो है बेटा मैं एक रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ। अब तुम मुझे बताओ बेटा इसमें मैटर क्या कर रहा है, इसमें मैटर क्या कर रहा है, तो बेटा इस वायर का लेंथ क्या मैटर कर रहा है, इस वायर का लेंथ मैटर कर रहा है कि वायर कितना लेंथ का है। अब वायर कितना लेंथ का है इसका मतलब ये होगा कि बेटा ये वायर को जब मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, इस वायर का जब मैं बेटा स्क्वायर बना रहा था तो कहीं ना कहीं जो ये ऐसा बन गया, वायर का स्क्वायर ऐसा बन गया। मतलब वायर का ही लेंथ जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का काम कर रहा है। ये वायर का लेंथ जो है बेटा इस स्क्वायर के लिए क्या काम कर रहा है, पेरीमीटर का काम कर रहा है। और इसी वायर का जो पूरा लेंथ है वो बाद में रेक्टेंगल के पेरीमीटर का काम कर रहा है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर का पेरीमीटर। अगर ये मुझे समझ गया है यहाँ पे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलो ये समझ रहेगा तुमको, मैंने पेरीमीटर पेरीमीटर जो वर्ड यूज किया, होपफुली समझ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो इससे मुझे निकालना क्या पड़ेगा, इसमें मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ द, ठीक है, स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया जो है, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा, इसका एरिया हमको गिवन है कितना है, 676 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको समझ गया कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितने के बराबर है, 26 मीटर के बराबर है। तो बेटा इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 26। तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर, समझ रहे हो। अब यही पेरीमीटर जो है बेटा किसके बराबर है, यही पेरीमीटर जो है इक्वल है किसके, रेक्टेंगल के लेंथ के, सॉरी रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ 26 के बराबर। तो यहाँ से 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ठीक है, 52 आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला गया कि इसका जो ब्रीथ है वो 55.55% लेस है। अभी 55.55% क्या होता है, तो ये होता है बेटा 5/9। 5/9 लेस है, मतलब 9 में 5 कम है। तो बेटा मैं यहाँ पे ले बोलूंगा कि ब्रीथ इंटू, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो बेटा लेंथ अगर 9 है तो ब्रीथ जो है 5 कम है, मतलब कितना है, 4 है। तो इनका रेशियो कितना आया, 13। और बेटा ये 13 की वैल्यू कितने के बराबर है, 52। तो अगर 13 की वैल्यू बेटा 52 के बराबर है तो 4 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 9 का 4 गुना करो, 9 चौक कितना होता है, 36। यही आपके सवाल का आंसर है। बोलो समझा क्या क्वेश्चन कि रिपीट करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो बेटा, कुछ बच्चे क्या करते पता है क्या, 26 का 4 गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे 26 का 4 गुना करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो पेरीमीटर लिखा है, देखो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 26। तो बेटा 4 इंटू 26 का मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सवाल अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि तुम 4 इंटू 26 को 104 कर रहे हो, डायरेक्ट तुमको आता है टेबल वाइज तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मत करो कैलकुलेशन 4 इंटू 26।
उससे आपका कैलकुलेशन और बढ़ेगा। ये बेटा ये सेम केस जो है हमने इस सवाल में भी देखा था, अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन, तो बेटा यहाँ पे तुमने एक नोटिस किया था, देखो ये वाले सवाल में, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, देखो इस वाले सवाल में बेटा मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं किया था, देखो मैंने यहाँ पे 19/2 ही रखा था ब्रीथ को, और देखो लेंथ को देखो यहाँ पे ऐसा रखा था 3 इंटू 19/2, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि इनका यूज मुझे बाद में भी करना है, ठीक है, इसलिए बेटा मैंने 19/2 को जो है यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखा और ना ही मैंने इसको पॉइंट में लिखा। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अब जहां तक मुझे याद है इस सवाल का आंसर जो है क्या आना चाहिए, देखो अब ऑप्शन में से आता क्या। स्क्रीनशॉट रह गया आप लोगों का, 1 मिनट रुको, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं, लो। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आएंगे, आसान तो आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, बस इसमें कैलकुलेशन के कारण आपका टाइम जो है ना इन्वेस्ट होते रहेगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर 8 आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का 8 ही आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। देखो एक चीज को समझो, द कॉस्ट ऑफ टेलिंग अ रेक्टेंगुलर रूम, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रूम है बेटा, इसको इसका कॉस्ट जो है, ठीक है, टेलिंग करने का वो कितना लगने वाला है, 6448 रुपीज एट द रेट ऑफ 62 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मतलब बेटा एक रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल रूम है, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल रूम है, इसको टेलिंग करने का कॉस्ट बताया गया है कि 6448 रुपीज लगेंगे हमको, 6448 रुपीज, और कितने के रेट से बेटा, 62 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये एक प्रकार से ऐसा नहीं हुआ कि हम जमीन खरीदने गए, हमको किसी ने बोला कि भैया जमीन जो है 62 रुपीज पर स्क्वायर फीट की है, तो हमने उसको 6448 रुपीज दे के, तो बेटा इससे क्या पता लगेगा मुझे, इससे पता लगेगा एरिया, एरिया ऐसे पता लगेगा 6448 रुपीज मैंने दिए, हाउ आफ्टर हाउ मच, 62 रुपीज के हिसाब से दिए, तो यहाँ पे मुझे एरिया पता लगेगा, तो एरिया कितना होता है निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए जो है इसको काटो, अभी देखो आपको सबको एक बात समझनी है कि इसका जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे 62 है, तो बेटा एक तो 2 से काटो इसको पहले, अदरवाइज डायरेक्ट 62 से अगर कैंसिल हो रहा है तो एक ट्राई करके देखो 62 से कैंसिल होता है क्या। 62 का 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा कितना, सॉरी 62 का जो है 1 टाइम्स हो जाएगा 62, फिर बचेगा कितना 248 है, 248 62 से कटेगा क्या, तो मुझे तो कटते हुए दिख रहा है बिल्कुल, देखो, ठीक है, क्योंकि देखो 8 दूने 16, सॉरी कैसे आएगा रे, कट रहा है कि 4 गुना, हाँ 4 गुना कट रहा है ना, 4 गुना कट रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं इसको 4 गुना काट देता हूँ, लेकिन 4 गुना डायरेक्ट नहीं कटेगा, मेरे हिसाब से 104 आएगा, 104 ही आ रहा है ना, 14 तो नहीं आएगा, 104 आएगा, हाँ हाँ 104 आएगा, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 104, ठीक है, स्क्वायर फीट इतना जो है एरिया आएगा। अब क्या लिखा देखो, द लेंथ ऑफ द रूम इज 6 फीट लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर रूम हुज एरिया इज 361। अब जो ये जो रेक्टेंगुलर रूम थी बेटा, इसके लेंथ के बारे में थोड़ा सा अलग ढंग से बताया गया, क्या बोला देखो, द लेंथ ऑफ द रूम इज 6 फीट लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर रूम, बेटा यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर रूम है,
ठीक है, बाजू में कहीं तो भी स्क्वायर रूम है। इस स्क्वायर रूम का बेटा एरिया हमको गिवन है, कितना है 361, ठीक है, स्क्वायर फीट। इससे मुझे क्या पता लगेगा, मुझे पता लगेगा इसकी साइड, साइड कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो इसकी जो साइड है ना बेटा, इससे 6 फीट कम है इसका लेंथ, मतलब लेंथ कितना है, तो लेंथ जो है बेटा यहाँ पे 6 फीट कम, मतलब 19 माइनस 6 मतलब 13 के बराबर है। और हमको जब एरिया पता है तो एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसकी वैल्यू 104 है, जिसमें से लेंथ बेटा 13 है, तो बाय डिफॉल्ट ब्रेथ कितना आएगा, 8 आएगा। हो गया आंसर। ब्रीथ तो पूछा था हमको, ठीक है। बोलो समझा गया, किसी को रिपीट करना है जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सवाल आ गया, जो मैंने तुमको ट्रिक्स पढ़ाया था ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के, थोड़े रिकॉल करो अच्छे से इक्विलैटरल ट्रायंगल के ट्रिक्स जो आपको मैंने पढ़ाए थे, उसका यूज अगर आप यहाँ पे कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या देखो, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 100% मोर देन दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा रुको 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 रुको, देन दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब दोनों के पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 100% मोर देन दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब देन दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है कि पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा। If the area of the triangle is 36 root 3 centimeter square, then find the length of the diagonal of the square. कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे 100% का मतलब क्या होता? 12 रूट 2 गलत आंसर है। 100% मोर का मतलब कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे किसके बारे कैसे होगा ये? डबल, बहुत बढ़िया, ठीक है, डबल होता है बेटा। 100% मोर होना मतलब डबल, आपके पास मेरे से 100% पैसा ज्यादा है, मतलब आप डबल हो मेरे से, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं आंसर। चलो 2-3 आंसर आ रहे हैं आपके फटाफट, तो हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे होपफुली सभी को ये समझ गया होगा बेटा, 100% मोर, 100% मोर होना मतलब होता है डबल होना, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 100% मोर दैट, 100% मोर मतलब बेटा यहाँ पे मैं डबल बोल सकता हूँ, ठीक है ना, डबल है। तो पेरीमीटर जो है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ है ना, ये क्या है बेटा, डबल है। किसके डबल से, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ है, इसके डबल है, ऐसा बोला गया। फिर बाद में क्या बोला है देखो,
द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज बेटा 36। ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, ये तुमको अगर याद है बेटा तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुमको। मैंने क्या पढ़ाया था कि एरिया जो होता है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो होता है √3 k²। के स्क्वायर मतलब बेटा यहाँ पे के की वैल्यू तो कितने के बराबर है, 6 के बराबर है ना। तो इसका मतलब बेटा साइड क्या होता है, साइड होता है बेटा 2k मतलब साइड जो है 12 के बराबर है। पढ़ाया था नहीं ऐसा कुछ। तो साइड जो है बेटा 12 के बराबर है। अगर साइड बेटा 12 के बराबर है तो यहाँ पे हम 12 को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ये ए से ये कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है ना, ये अलग है इसका। तो बेटा ये जो है 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 टाइम्स क्यों कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ मैं, कितना 2 टाइम्स आएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 12। लेकिन कितना हो जाएगा, 3 का 6 गुना, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू बेटा 18 है तो तुम सबको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। तो स्क्वायर का भाई डायगोनल जो होता है, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अरे ठीक है, रूट क्या होता है, a√2 होता है ना, a√2 स्क्वायर का डायगोनल। तो a√2 मतलब क्या हो जाएगा, 18√2। तो ये आपके सवाल का आंसर है। बोलो समझा। मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ क्लियर करने के लिए, जो ना आपको यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा A1 A2 ऐसा कुछ दे देता हूँ, ठीक है, ये शायद बेटर समझेगा। A1 A2, इसको A1 बोलते, इसको A2 बोल देते। बोलो क्लियर हुआ सबको अच्छे से, ठीक है। सवाल देखो कितने आसान लग रहे हैं, लेकिन बेटा ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं। आपको सारे फॉर्मूले याद है तो आपको सारे सवाल आसान ही लगेंगे, ठीक है। ये सवाल सॉल्व करो। ठीक है, ध्यान दो क्या लिखा, देखो इस क्वेश्चन में, अ हॉर्स इज, ठीक है, theater to a peg with a 14-meter long rope at the corner of 40-meter long, ठीक है, एंड 24 मीटर वाइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड। बेटा ये रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड मतलब यहाँ पे जो है घास है पूरी तरीके से, और एक रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड में जो है बेटा एक जो है घोड़े को एक कॉर्नर पे बांधा गया है। ये घोड़ा जो है ऐसा कॉर्नर पे बांधा गया है, ठीक है। अब ये घोड़ा जिस कॉर्नर पे बांधा गया है, ठीक है, तो बेटा ये जो है कितना मीटर लॉन्ग रोप है, 14 मीटर लॉन्ग रोप है। इस 40 मीटर लॉन्ग रोप से जो है बेटा इस घोड़े को जो है बांधा गया। आपको पूछा व्हाट एरिया ऑफ द फील्ड विल हॉर्स ग्रेस, तो हॉर्स जो है कितना एरिया इस ग्रास फील्ड का ग्रेज करेगा। अब तुम मुझे बताओ, जब ये घोड़े को बांधेगा तो ये घोड़ा जो है गोल गोल घूमेगा कि नहीं, ऐसा है ना, घोड़ा जो है ऐसा गोल गोल घूमेगा, है ना, और उतना घूमेगा, एक सर्कल क्रिएट कर देगा ना, और उतना सर्कल क्रिएट करेगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो बेटा जो घोड़ा एक्चुअली जो है इतना एरिया जो है घास खा रहा है, मतलब इतने एरिया में बेटा घास खा पा रहा है ना। घोड़ा जो है इतने एरिया में घास जो है खा सकता है, इतना एरिया ग्रेज कर सकता है।
तो हमको पूछा गया है कि वो कितना एरिया जो है ग्रेज करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक बात देखूँ तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर आपने इस पूरे सिनेरियो को अच्छे से देखा तो बेटा ये एक जो है सेक्टोरियल एरिया ऑफ सर्कल है जिसमें इतना पोर्शन जो है हमें निकालना है। समझ रहे हो? अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोटिस करो तो बेटा ये एक्चुअली सेक्टोरियल सर्कल का फॉर्मूला है जिसमें हमें ये वाला एरिया निकाल के बताना है। जैसे केक का एग्जांपल दिया था ना उस दिन मैंने आपको, है ना, तो इतना एरिया मुझे निकाल के बताना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360। बस ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस सवाल का आंसर बना देना है। ठीक है, इसमें बेटा ये वाली चीज का कोई यूज नहीं है, इन दोनों का कोई यूज नहीं है। बस ये एक एज अ मतलब ऐसे ही आपको दिया गया है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते रहे, बाकी कुछ है ही नहीं इस सवाल में। एक हॉर्स को जो है, सिंपल सी बात है, एक हॉर्स को जो है रेक्टेंगुलर रूम के जो है रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड के कॉर्नर पे बांधा गया है और वो हॉर्स क्या करेगा, इस गोल 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 घूमेगा। तो गोल घूमेगा तो बेटा इतना जो एरिया उसके अंडर में आएगा, इतने एरिया में वो घास खाएगा। तो कितना घास खा सकता है घोड़ा, ठीक है, कितने एरिया का घास खाएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है 22/7। आर मतलब क्या है 14 इंटू 14, ठीक है। और यहाँ पे जो है थीटा कितना है, तो बेटा ये थीटा थीटा कितना है 90 डिवाइडेड बाय 360। ये आपके सवाल का आंसर है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो कर ही लेते हैं। 7 का 2 टाइम्स है, 9 का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये बेटा 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 से जो है 7 टाइम्स आएगा। तो ये आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 22 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल का आंसर है। बोलो समझा? ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। ठीक है, अभी जो है आपका डायरेक्ट लेक्चर जो है मंडे को रहेगा। ठीक है, हर मंडे से फ्राइडे जो है आपका लेक्चर रहता है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो याद रखो, आपका ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे याद रखो बेटा, आपका ऑनलाइन भी बैच शुरू है सवेरे 10:15 बजे। तो किसी को वहाँ पे आना है तो वो रेगुलरली मंडे से फ्राइडे वहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। वहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं मंडे से, तो जितने भी लोग आना चाहते हैं वो मंडे से आइए कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के लिए।